तो ये नए चैप्टर है आपका लैंड, सॉइल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। एक तरीके से हम इसमें सारे नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, चाहे लैंड हो, वाटर हो, वेजिटेशन, सब्ज़ी, फल, फ्रूट, प्लांट्स और जंगली ज़िंदगी, जितने भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ की लाइफ्स होती हैं, हम सारी चीज़ें इस चैप्टर में देखेंगे। लैंड, सॉइल, वाटर आर द रिसोर्सेज विच बिलोंग टू अबायोटिक रिसोर्सेज। लैंड, सॉइल और वाटर जो है ये तीनों ही अबायोटिक रिसोर्सेज हैं, ठीक है। तो अबायोटिक क्या होते हैं? जो जिनकी कोई लाइफ साइकिल ना हो, जैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म ना हो, वो अबायोटिक होते हैं, ठीक है। नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज कम अंडर बायोटिक रिसोर्सेज। जितने भी नेचुरल वेजिटेशन है, मतलब प्लांट वगैरह, या वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज एनिमल्स वगैरह जो हो गए, ये सारे बायोटिक में आते हैं, ठीक। आइदर बायोटिक और अबायोटिक बोथ टाइप ऑफ रिसोर्सेज आर एक्सहॉस्टिबल इन नेचर। चाहे बायोटिक हो या अबायोटिक हो, दोनों नेचर में एक्सहॉस्टिबल है, मतलब एक लिमिट में है। अगर इसको एक्सटेंड ज़्यादा लेवल तक यूज़ किया गया तो ये ख़त्म भी हो जाएगा, ठीक है। और ये नेचुरली तौर पे, कुदरती तौर पे बहुत ही स्लो बढ़ते हैं, कभी जल्दी ये बढ़ते नहीं हैं, जितने हैं एक लिमिटेड है। लेकिन अगर आप चाहो कि ये इंक्रीज़ हो तो ऐसा पॉसिबल भी नहीं है। हाँ, 1000 साल, लाख साल के बाद थोड़ा बहुत ये इंक्रीज़ होता है। नेक्स्ट पॉइंट है लैंड कवर ओनली अबाउट 29% ऑफ द टोटल एरिया ऑफ द अर्थ सरफेस। पूरे अर्थ सरफेस पे लैंड जो है बस 29% है, बाकी पूरे पे वाटर है, ठीक है। द वर्ल्ड पॉपुलेशन ऑक्यूपाइज 30% लैंड एरिया। तो जितना भी ये लैंड एरिया 29% पूरे अर्थ का जितना भी लैंड एरिया है उसमें से 30% पे ही पॉपुलेशन है। द रिमेनिंग 70% ऑफ द लैंड इज़ आइदर स्पार्सली पॉपुलेटेड। लेकिन जो 70% है स्पार्सली पॉपुलेटेड, मतलब बहुत कम लोग वहाँ रहते हैं, या अनइनहेबिटेटेड, और वहाँ पे या तो ऐसा हैबिटेट ही नहीं कि कोई वहाँ पे सरवाइव करे, ठीक है। तो टोटल अर्थ के सरफेस में 29% लैंड है, और उसमें से भी 30% लैंड पे ही ह्यूमन रहते हैं, पॉपुलेशन है, एनिमल्स की पॉपुलेशन है। बाकी 70% आपका ऐसे ही बेकार है, वेस्ट है, वेस्ट नहीं, एक तरीके से अनयूज्ड है। तो अनयूज्ड क्यों है? क्योंकि क्या पता वहाँ का हैबिटेट ठीक ना हो, या वहाँ का टेम्परेचर, वहाँ का वाटर, वहाँ का एयर ठीक नहीं, तभी वहाँ पे कोई पॉपुलेशन नहीं है। लेकिन मे बी चांसेस हैं कि फ्यूचर में वहाँ पे भी पॉपुलेशन हो जाए। जब पॉपुलेशन बढ़ेगा पूरे ग्लोबली तो लोग जो है नए सरफेस की तरफ बढ़ेंगे, तो ज़रूरी नहीं है हमेशा अनपॉपुलेटेड रहेगा, इन फ्यूचर उसको भी यूज़ किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है द डेंसली पॉपुलेटेड एरिया ऑफ द वर्ल्ड्स हैव प्लेन्स। लेकिन पूरे वर्ल्ड में जो ज़्यादा डेंस एरिया है, जो कि बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन वाला है, वो प्लेन्स पे होता है। जैसे जिस इंडिया है ना, इंडिया को प्लेन्स में माना जाता है, क्योंकि यहाँ का सरफेस एकदम प्लेन है, इसलिए इंडिया हुआ, चाइना हुआ, यहाँ की पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा है। उसके बाद रिवर वैलीज़ के एरिया में लोग रहते हैं विच हैव सुटेबली लैंड फॉर एग्रीकल्चर, जहाँ पे हम एग्रीकल्चर आसानी से कर सकते हैं। तो प्लेन पे रहना, कोई भी पहाड़ी इलाके में जल्दी रहना पसंद नहीं करता। द अवेलेबिलिटी ऑफ रिच एंड फर्टाइल लैंड मेक इट सूटेबल फॉर लिविंग एंड अ ह्यूज पॉपुलेशन रिसाइड ऑन इट। अब देखिए वहाँ पे कितनी पॉपुलेशन होगी, कितने लिविंग ऑर्गेनिज्म वहाँ रह सकते हैं, ये किस पे डिपेंड कर रहा है कि वहाँ की सॉइल कैसी है, कितनी फर्टाइल है। मान लीजिए कोई ऐसा थोड़ा ना, रेगिस्तान में, राजस्थान में ज़्यादा पॉपुलेशन क्यों नहीं है? क्योंकि वहाँ की सॉइल वहाँ के लोगों को सपोर्ट नहीं करती है, ना उनको वो पानी स्टॉक करके दे पाती है, ना वहाँ पे फर्टिलिटी अच्छी है। तो लैंड भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है पॉपुलेशन के लिए। अगर फर्टाइल लैंड है, रिच है मिनरल्स में, तो वहाँ पे पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा डेंस होगा, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट, अबाउट 66% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन ऑक्यूपाइड द सब ट्रॉपिकल एंड मिड लैटिट्यूड जोन। पूरे वर्ल्ड के 66 पॉपुलेशन जो है हमारा, जो अर्थ है ना, उसका मिड जोन में पाई जाती है, क्योंकि मिड जोन वाला एरिया जो है यहाँ पे टेम्परेचर भी मॉडरेट रहता है, यहाँ का लैंड भी आपका प्लेन, और यहाँ की जब टेम्परेचर अच्छा रहेगा तो यहाँ पे मॉइस्चर भी खूब रहता है। जहाँ मॉइस्चर अच्छा होता है वहाँ की सॉइल भी ठीक रहती है, सॉइल की फर्टिलिटी अच्छी रहती है, तो ज़्यादातर पॉपुलेशन यहीं पे पाए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है द स्पार्सली पॉपुलेटेड और uninhabited areas are because of rugged topography, steep slopes of mountains, low-lying areas susceptible to waterlogging, desert area and thickly forested area। ये सारे रीजंस है जिसके वजह से वो एरिया बताए गए हैं जहाँ पे स्पार्सली पॉपुलेटेड, मतलब बहुत कम पॉपुलेशन है, चाहे ह्यूमन बीइंग हो या दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म हो,
जैसे कि मान लो टोपोग्राफी मतलब वहाँ की ज़मीन ऊपर नीचे ऐसे है, ठीक है। तो कहीं पे पॉपुलेशन के लिए सबसे पहला फैक्टर जो होता है कि वहाँ का लैंड कैसा है। तो लैंड अगर लैंड की टोपोग्राफी ठीक नहीं रहेगी तो वहाँ पॉपुलेशन भी ठीक नहीं रहता है। स्टीप स्लोप्स ऑफ माउंटेन्स, माउंटेन बहुत ज़्यादा उठे हुए हैं, एकदम खड़े खड़े माउंटेन है, तो माउंटेन पे भी रहना पॉसिबल नहीं होगा। लो लेइंग एरिया, नीचे नीचे दबे हुए एरिया, खाई टाइप के एरिया, तो उन एरिया में भी कोई नहीं रहेगा। वाटर लॉगिंग, मानो ज़मीन ऐसी है जिसकी वाटर लॉगिंग कैपेसिटी अच्छी नहीं है, तो वहाँ क्यों रहेगा कोई पानी, जो भी आएगा वो या बारिश होगी पानी रुकेगा ही नहीं। सीपेज या अंदर नहीं जा पाएगा, नहीं वो या तो सीपेज हो जाएगा पूरा अंदर चला जाएगा या बह के चला जाएगा। वाटर लॉगिंग नहीं होगा तो पानी रुकेगा ही नहीं। या डेज़र्ट एरिया में भी कोई रहना पसंद नहीं करता, ना कि और थिकली फॉरेस्ट एरिया, जो बहुत ज़्यादा डेंस फॉरेस्ट होते हैं, घने जंगल, वहाँ पे भी कोई रहना पसंद नहीं करता है। नेक्स्ट है स्पार्सली पॉपुलेटेड एरिया आर डेजर्ट। स्पार्सली पॉपुलेटेड एरिया डेजर्ट भी होते हैं, जब वही बड़े बड़े सहारा डेजर्ट वगैरह है या राजस्थान ही ले लो, यहाँ ज़्यादा लोग रहना पसंद नहीं करते हैं। ग्रास लैंड ऑफ एरिया एशिया एंड अफ्रीका, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट ऑफ साउथ अमेरिका, अफ्रीका, एशिया एंड पोलर एरियाज़। तो जो ग्रास लैंड होते हैं एशिया एंड अफ्रीका के, वो बड़ी बड़ी घासें होती हैं, बड़ी बड़ी झाड़ियाँ होती हैं, यहाँ पे भी स्पार्सली पॉपुलेटेड एरिया हैं ये भी। और ट्रॉपिकल फॉरेस्ट ऑफ साउथ अमेरिका, अफ्रीका, एशिया एंड पोलर एरियाज़, यहाँ के जो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट हैं इन एरिया में भी बहुत स्पार्सली पॉपुलेट, बहुत कम लोग, आदिवासी वगैरह दो चार गिनती के रहते होंगे, लेकिन नॉर्मल ह्यूमन बीइंग वहाँ पे रहना पसंद नहीं करते। नेक्स्ट टॉपिक है आपका लैंड यूजेस। अब जो ज़मीन है उसको कैसे इस्तेमाल किया जाता है उसके बारे में बात हो रही है। फैक्टर्स अफेक्टिंग लैंड यूजेस आर ऑफ टू काइंड्स। दो फैक्टर हैं जो लैंड यूजेस पे हमारे एप्लीकेबल होते हैं, या तो फिजिकल फैक्टर नहीं तो ह्यूमन फैक्टर्स। क्या है फिजिकल और ह्यूमन फैक्टर? नेक्स्ट पॉइंट, फिजिकल फैक्टर इंक्लूड टोपोग्राफी, सॉइल, क्लाइमेट, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। ये सारे फैक्टर जो हैं कि वहाँ के जो लैंड है वहाँ की टोपोग्राफी कैसी है, सॉइल कैसी है, क्लाइमेट कैसा है वहाँ का, और वहाँ का वाटर अवेलेबिलिटी कैसी है, इस हिसाब से भी वहाँ पे लैंड को यूज़ किया जाता है। नहीं तो ह्यूमन फैक्टर इंक्लूड पॉपुलेशन और टेक्नोलॉजी। इंसान वहाँ पे कैसे कितने हैं और वहाँ की टेक्नोलॉजी कैसी है, इस पर भी डिपेंड करता है कितना लैंड वहाँ पे इस्तेमाल किया जा रहा है। ओनली वन कंटिनेंट अंटार्कटिका इज़ अनइनहेबिटेड। ठीक है, पूरे 7 कॉन्टिनेंट्स में बस अंटार्कटिका ऐसी जगह है जहाँ पे कोई नहीं रहता। क्यों? बहुत ज़्यादा कोल्ड रीजन है वहाँ पे, इतनी कोल्ड है, इतना ठंड है कि कोई बर्दाश्त ही नहीं कर पाएगा, इसलिए वहाँ कोई रहता नहीं है, कोई भी इंसान वहाँ नहीं रहता है। कुछ रिसर्च सेंटर है लेकिन कोई वहाँ रहता नहीं है परमानेंटली। द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ लैंड अंडर क्रॉप लैंड इज़ इंडिया 57%। किसी जगह पे अगर सबसे ज़्यादा क्रॉप लैंड, क्रॉपिंग में सबसे ज़्यादा लैंड यूज़ किया जाता है तो वो इंडिया है। 57% अपने लैंड पे क्रॉपिंग करता है। द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ लैंड अंडर फॉरेस्ट इज़ जापान। और वो कंट्री जिसमें सबसे ज़्यादा परसेंटेज में उसका लैंड पे फॉरेस्ट है वो जापान है। 67% वहाँ के लैंड पे फॉरेस्ट है। एंड द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ लैंड अंडर पास्चर इज़ ऑस्ट्रेलिया। पास्चर मीन्स होता है कि जैसे ऐसी जगह, ऐसा लैंड जो कि छोटी छोटी घासें हों, छोटे छोटे प्लांट्स हो, जिसको ग्रेजिंग के तौर पे यूज़ किया जाता है। मतलब जो बकरी गाय ये सब चरते हैं ना, उस तौर पे यूज़ किया जाता है। तो ये हमारा ऑस्ट्रेलिया, इसमें 56% ऐसे ग्रास लैंड टाइप है। Land degradation, landslides, soil erosion, desertification are the major threats to the environment because of the expansion of agriculture and construction activities. अब जो है जैसे जैसे कंस्ट्रक्शन और एग्रीकल्चर बढ़ता जा रहा है तो लैंड की भी कमी हो रही है, लैंडस्लाइड्स भी हो रहे हैं। लैंडस्लाइड्स मतलब ज़मीन कमज़ोर होने की वजह से, सॉइल एरोजन, सॉइल ख़राब हो जा रहा है, डिज़र्टिफिकेशन, रेगिस्तान बन जा रहे हैं, रेत बन जा रही पूरी ज़मीन, पूरी मिट्टी। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि एग्रीकल्चर जो है अब पहले की तरह तो मैन्योर का इस्तेमाल कम ही किया जाता है, अब ज़्यादा इस्तेमाल होता है केमिकल का, फर्टिलाइज़र का, जिसकी वजह से सॉइल एरोजन होता है। सॉइल एरोजन के बाद वहाँ पे कोई दोबारा से खेती करना पसंद नहीं करेगा और वो ज़मीन क्या हो जाएगी, सूखी पड़ जाएगी, और एक टाइम ऐसा आएगा कि डेजर्ट बन जाएगी। और जब खेती बाड़ी नहीं होगी, प्लांट्स नहीं उगाएंगे, तो ज़मीन की स्ट्रेंथ भी चली जाएगी, जिसकी वजह से लैंडस्लाइड्स हमें देखने को मिलता है, ज़मीन खिसक गई, ज़मीन फट गई, ये सब। नेक्स्ट अब आपका फर्टाइल लैंड इज़ एक्सप्लॉइटेड मोर एंड लीड्स टू बैरनेस इफ़ नॉट यूटिलाइज्ड जुडिशली। नॉट यूटिलाइज्ड जुडिशली मतलब अगर हम फर्टाइल लैंड को सही तरीके से इस्तेमाल ना करें। एक्सप्लॉइटेड मीन्स उसका हम अपने फ़ायदे के लिए हद से ज़्यादा उस लैंड का इस्तेमाल करें
तो उससे क्या होगा, वो जो लैंड है वो बैरनेस की तरफ चला जाएगा, मतलब बंजर हो जाएगा, वो दोबारा से उसकी फर्टिलिटी नहीं आ पाएगी। इसीलिए हमें जुडिशली अपने लैंड को इस्तेमाल करना चाहिए, ना कि एक्सप्लॉइटेड, मतलब पूरा फुल यूज़ ले लो, जितना फ़ायदा उठा सको उठा लो ज़मीन का। अब जैसे फ्यूचर में तो यूज़ करना ही नहीं है। ऐसा कौन करता है? जो किराए पे ज़मीन लेता है ना किसी का, वो क्रॉपिंग के लिए, वो ऐसा ज़्यादातर करते हैं। खूब फर्टिलाइज़र का यूज़ करते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा यील्डिंग हो, हाई यील्ड क्रॉप हो और ज़्यादा से ज़्यादा हम कमा लें। उसके बाद ज़मीन का क्या होना है किसी को फ़िक्र नहीं होती। नेक्स्ट पॉइंट है द ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ मिनरल रिसोर्सेज आल्सो मेक द सॉइल वल्नरेबल टू बी डिग्रेडेड। अगर हम बहुत ज़्यादा उसके अंदर से, सॉइल के अंदर से रिसोर्सेज लेना चाहें, मिनरल्स लेना चाहें, मतलब प्लांट्स के थ्रू या वेजिटेशन के थ्रू, तो क्या होगा, वो वल्नरेबल टू डिग्रेडेड, सॉइल की फर्टिलिटी धीरे 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 ख़त्म ही हो जाएगी, लैंड की फिर कमी हो जाएगी। जब लैंड कम होगा, फर्टाइल वाला लैंड कम होगा, तो क्रॉपिंग भी कम होगी, फूड प्रोडक्शन भी कम हो जाएगा। इससे बहुत ज़्यादा फिर बाद में इफ़ेक्ट पड़ेगा लोगों पे, लोगों की लाइफ पे। तो ये सारी चीज़ें थी जिससे हमें पता चल रहा था कि हम अपने लैंड का मिसयूज़ कर रहे हैं, जिसकी वजह से लैंड की कमी हो रही है, लैंड की फर्टिलिटी ख़राब हो रही है। अब देखते हैं हम इसको बचा कैसे सकते हैं। तो द कॉमन मेथड यूज टू कंजर्व द लैंड रिसोर्सेज आर एफॉरेस्टेशन। जो सबसे कॉमन मेथड है जो लैंड को हमारे कंजर्व कर सकता है, बचा सकता है, वो सबसे पहले एफॉरेस्टेशन। हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाने चाहिए। लैंड रिक्लेमेशन, लैंड रिक्लेमेशन मीन्स मतलब हम अपनी लैंड की फर्टिलिटी बढ़ाएं। कैसे बढ़ा सकते हैं? मैन्योर डालो, उसके अंदर इरिगेशन करो, पानी के इरिगेशन करो, और एक के बाद एक क्रॉप मत लगाओ। फॉलो पड़ा था ना, फॉलो, कुछ टाइम तक लैंड को ऐसे ही छोड़ दो, उसको, उसकी लैंड की प्रिपरेशन करो, लैंड को अच्छा करो, उसकी खुदाई करो, उस पर सिंचाई करो, मैन्योर डालो, जिससे उसकी फर्टिलिटी फिर से बढ़ जाए। रेगुलेटेड यूज़ ऑफ केमिकल पेस्टिसाइड्स, केमिकल पेस्टिसाइड्स का अगर यूज़ करना तो रेगुलर तौर पे, रेगुलर इंटरवल पे यूज़ करो, कि एक बार किया तो ऐसा नहीं कि रोज़ाना उसमें केमिकल डालने को। एक इंटरवल तय करो कि इतने इतने दिन के बाद ही हम बस केमिकल डालेंगे, बार बार नहीं डालेंगे, केमिकल एंड फर्टिलाइज़र दोनों। एंड चेक ऑन ओवर ग्रेजिंग, और हमें चेक करते रहना है कि ओवर ग्रेजिंग, ग्रेजिंग वही चरना, कि भैंस बकरी अगर चर रही है हमारे लैंड को तो वो ज़्यादा ना चढ़ जाए, ऐसा ना कि पूरे पूरे घास ही चट कर जाए, पूरी ज़मीन को एकदम बंजर ही बना दें। तो इस चीज़ का भी हमें ध्यान रखना है। लैंड यूज़ इन द वर्ल्ड इन परसेंटेज, अब पूरे वर्ल्ड में जो लैंड के कितनी परसेंटेज यूज़ करी जा रही किस फील्ड पे, वो बताया गया है। पूरे वर्ल्ड में जितनी भी लैंड है जहाँ पे पॉपुलेशन है, वहाँ पे 11% लैंड जो है क्रॉप लैंड्स में यूज़ किया जा रहा है, और 26% लैंड जो है पास्चर, पास्चर पीछे ही बताया क्या होता है, ऐसी ज़मीन जिस पे घास हो, छोटे छोटे पेड़ पौधे हों, जिसको भैंस बकरियाँ चरती हों, ऐसी ज़मीन 26%। और ये ज़मीन सबसे ज़्यादा कहाँ थी? ऑस्ट्रेलिया में। 56% ऑस्ट्रेलिया की ज़मीन में पास्चर है। फॉरेस्ट हमारा 31% है, ठीक, और बाकी जितनी भी ज़मीनें अदर यूज़ के लिए हैं वो 32% है, जिस पे हम रहते हैं, चाहे फैक्ट्रीज़ हैं हमारी, चाहे जो भी हैं, 32% ही है। इंडिया हैज़ 22% फॉरेस्ट कवर एरिया ऑफ द टोटल लैंड एरिया। इंडिया के टोटल लैंड में, टोटल लैंड का एरिया इंडिया का जितना भी है उसमें 22% पे फॉरेस्ट है। अबाउट 33% यानी 1/3 फॉरेस्ट एरिया रिक्वायर्ड फॉर इकोलॉजिकल बैलेंस। हमें 33% लैंड का, टोटल लैंड का 33% पर हमें फॉरेस्ट हमेशा मेंटेन रखना चाहिए, ताकि हमारा इकोलॉजिकल बैलेंस चलता रहे, ताकि कोई स्पीसीज़ पे इफ़ेक्ट ना पड़े, सब एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं इस वजह से, ठीक। अब है आपका नया टॉपिक सॉइल। अब सारी मिट्टी की बात होगी। सॉइल, द थिन लेयर ऑफ ग्रेनी सब्सटेंस कवरिंग द सरफेस ऑफ द अर्थ इज़ कॉल्ड सॉइल। जो पतले छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, उसकी कुछ पतली सी लेयर, एक बहुत पतली लेयर जो कि हमारे अर्थ पे फैली हुई है, हमारे अर्थ के सरफेस के ऊपर, उसको हम सॉइल कहते हैं। सॉइल इज़ मेड अप ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, मिनरल्स एंड वेदर रॉक फाउंड ऑन द अर्थ। सॉइल जो है हमारा ऑर्गेनिक मैटर, मिनरल्स और वेदर रॉक्स, चट्टान पत्थर वगैरह से जो टूट टूट के उनके पार्टिकल्स निकलते हैं, इन सब से मिल के बना होता है। इट टेक्स 100 ऑफ ईयर्स टू फॉर्म फ्यू सेंटीमीटर ऑफ सॉइल। कई 100 साल लग जाते हैं कुछ 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर के करीब सॉइल बनने में, यानी सॉइल बनना बहुत मुश्किल होता है, बहुत लंबा टाइम लगता है सॉइल की लेयर बनने के लिए, और सॉइल की वजह से ही फर्टिलिटी डिसाइड होती है लैंड की। इसीलिए कई बार क्या होता है कि
जो बाढ़ वगैरह आता है ना, उसमें क्या होता है, सॉइल बह के चला जाता है, जिसकी वजह से सॉइल एरोजन हो जाता है। कई बार क्या होता है, बाढ़ आने की वजह से सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ती है। कैसे, मान लो कोई ऐसा सॉइल है जहाँ पे मतलब 1 सेंटीमीटर का सॉइल था, लेकिन जब बाढ़ आया उसके अंदर थोड़ा पानी के साथ साथ मिट्टी भी बहुत ज़्यादा आई बहते हुए, तो वो वहीं पे बैठ गई, तो इसकी वजह से फर्टिलिटी भी बढ़ जाती है। तो दोनों काम हो जाता है, कई बार एरोजन भी हो जाता है, कई बार फर्टिलिटी भी बढ़ जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है अब आपका, द 4 लेयर्स ऑफ सॉइल प्रोफाइल आर। अब जब हमारी सॉइल होती है ना, उसके जितना नीचे हम जाते हैं मिट्टी में, जितना नीचे जाएंगे तो हर उसका टेक्सचर, उसकी स्ट्रेंथ, उसका ह्यूमस, ये सारी चीज़ें चेंज होती रहती हैं। ठीक है, एक जैसी नहीं रहती हैं। तो इस बेसिस पे सॉइल के 4 लेयर डिसाइड किए गए हैं, 4 नाम दिए गए हैं। फर्स्ट लेयर जो टॉप सॉइल होता है उसको कहा जाता है विद ह्यूमस एंड वेजिटेशन। उस पर ह्यूमस होता है, थोड़ा वाटर, मिनरल्स, ये सब बहुत ज़्यादा होता है, खाद वगैरह, जिस पर हम वेजिटेशन करते हैं, अपनी खेती बाड़ी करते हैं। सेकंड लेयर जो होती है, सेकंड लेयर सब सॉइल, उसको सब सॉइल कहा जाता है विद सैंड, सिल्ट एंड क्ले। वहाँ पे आपकी मिट्टी, थोड़े छोटे कंकड़ वगैरह और चिकनी मिट्टी टाइप की आपको मिट्टी मिलेगी। एंड द थर्ड लेयर वेदर रॉक मिनरल्स। जो थर्ड लेयर में जाएंगे थोड़े से चट्टान पत्थर टाइप के मिलेंगे। और फोर्थ लेयर जब और अंदर जाएंगे तो और सख्त बड़े बड़े चट्टान, पेरेंट रॉक उन्हें कहा जाता है, जिसको माना जाता है कि कई सौ साल पे यही टूटते हैं। तो थोड़ा ऊपर वाले छोटे चट्टान बने वो और टूटे, तो ऊपर वाला आपका सिल्ट वगैरह बना, तो थोड़ा और टूटे, तो ऊपर आपका सॉइल बन गया। नेक्स्ट टॉपिक है आपका, सॉइल फॉर्मेशन इज़ कंट्रोल्ड बाय 5 फैक्टर्स। अब ये 5 फैक्टर है जिससे डिपेंड करता है सॉइल फॉर्मेशन। सॉइल कब बनेगा, कितना बनेगा, कैसा बनेगा। फर्स्ट है नेचर ऑफ पेरेंट रॉक, सेकंड टोपोग्राफी, थर्ड क्लाइमेट, फोर्थ है द ऑर्गेनिज्म इन द सॉइल, फिफ्थ है टाइम। इन पाँचों चीज़ों पर डिपेंड करता है कि हमारा सॉइल फॉर्मेशन कब होगा, कितना होगा, उसका टेक्सचर कैसा होगा, ह्यूमिडिटी कैसी होगी, ह्यूमस कैसा होगा। तो फर्स्ट है आपका नेचर ऑफ पेरेंट रॉक। डिटरमाइंस कलर, टेक्सचर, केमिकल कंटेंट, कंपोजिशन एंड परमिएबिलिटी। ये जो है हमारा जो पेरेंट रॉक है, यही डिसाइड करेगा कि जैसे पेरेंट्स होते हैं वैसे ही ऑफ स्प्रिंग होते हैं। जो जिस चट्टान, जिस पत्थर से टूट फूट के मिट्टी जो निकली है, जो सॉइल निकला है, उसका कलर, उसका टेक्सचर, उसके अंदर केमिकल कंपोजिशन क्या है वो, और परमिएबिलिटी, ये सारी चीज़ें जो होती हैं हमारी पेरेंट रॉक पे डिपेंड करती हैं। ठीक। सेकंड है टोपोग्राफी। तो जहाँ से पेरेंट रॉक, ये जो सॉइल आ रहा है, उसकी टोपोग्राफी कैसे, एल्टीट्यूड कैसा है उस चट्टान का, उस रॉक का या उस माउंटेन का, एल्टीट्यूड कितना खड़ा है, झुका हुआ है, उसका स्लोप कैसा है, ज़्यादा टिल्ट है कि बहुत कम एकदम खड़ा स्लोप है, इन सब बातों पे डिपेंड करता है। ठीक है। डिटरमाइन एक्यूमुलेशन ऑफ द सॉइल। अगर मान लो पहाड़ एकदम एकदम सख्त, एकदम सीधा खड़ा है, स्टीप है, तो वहाँ से जो सॉइल गिरेगा तो एकदम यूँ डाउन नीचे जाएगा और एयर चली तो बहुत दूर तक बिखर सकता है। लेकिन अगर कोई स्टीप माउंटेन नहीं है, ऐसे माउंटेन है ढलान की तरह, तो वहाँ पे जो सॉइल टूटेगा, जो सॉइल बनेगा, तो वो ज़्यादा एरिया में इकट्ठा होने लग जाएगा। वहाँ पे सॉइल को इकट्ठा होने की कैपेसिटी वहाँ पे ज़्यादा होगी। तो टोपोग्राफी पे डिपेंड करता है कि सॉइल कैसा होगा, वहाँ पे सॉइल कितना रुकेगा, कितना नहीं रुकेगा। थर्ड क्लाइमेट, वहाँ का टेम्परेचर कैसा है, वहाँ की बारिश कैसी है, इन्फ्लुएंस द रेट ऑफ वेदरिंग एंड द ह्यूमस। तो जैसे मान लीजिए जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई रहता है तो हमारी वो जो चट्टानें होती हैं वो एकदम सूख के अकड़ जाती हैं। फिर जब उस पर बारिश होती है तो एकदम से जब किसी गर्म चीज़ के ऊपर एकदम से ठंडी चीज़ आती है तो वो ब्रेक कर जाती है। ठीक है। तो वही चट्टान के साथ होता है, जब बहुत ज़्यादा गर्म होता है धूप से, उसके बाद अचानक से बारिश हो जाए या अचानक से ठंड आ जाए तो उसके अंदर ब्रेक्स आते हैं। वो जो ब्रेक होता है तो उसी की वजह से उसके अंदर से सॉइल टूट के छोटे छोटे पार्टिकल्स निकल जाते हैं, हवा चलती है, बारिश होती है, उसके साथ वो बह के आसपास के एरिया में सॉइल इकट्ठा हो जाता है। तो क्लाइमेट भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सॉइल बनाने में। फोर्थ, द ऑर्गेनिज्म इन द सॉइल। सॉइल के अंदर ऑर्गेनिज्म कैसे हैं, फ्लोरा, फोना, माइक्रो ऑर्गेनिज्म अफेक्ट द रेट ऑफ ह्यूमस फॉर्मेशन इन द सॉइल। अब वहाँ पे छोटे छोटे घास हो रहे हैं कि नहीं हो रहे उस सॉइल में, उसमें छोटे छोटे कीड़े मकोड़े हैं कि नहीं हैं, क्योंकि आपको पता ही है जितने ज़्यादा कीड़े मकोड़े होते हैं, जितने ज़्यादा आपकी अर्थवॉर्म्स होते हैं, उतना ज़्यादा वहाँ पे ह्यूमस होती है। तो और लिविंग ऑर्गेनिज्म पे भी डिपेंड करता है कि सॉइल हमारा कैसा होगा। टाइम डिटरमाइंस थिकनेस ऑफ सॉइल प्रोफाइल। अब कितने, अगर आप ज़्यादा लंबे समय तक इंतज़ार करोगे, 100 साल, 200 साल, 300 साल, तो वहाँ पे आपको जाहिर सी बात है सॉइल की थिकनेस, मोटापन थोड़ा ज़्यादा होगा।
अगर मान लीजिए जैसे सॉइल बना आप वहाँ से उठा के लेकर कहीं और इस्तेमाल करने के लिए, तो वहाँ पे सॉइल की थिकनेस कम होगी, तो टाइम के हिसाब से सॉइल की थिकनेस भी बढ़ती है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका द प्रेजेंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म आल्सो प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन सॉइल न्यूट्रिएंट साइकिल एंड मिनरल बैलेंस। जो हमारे वही पीछे वाली बात आ गई फिर से कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो हमारे सॉइल के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि वो उसके अंदर न्यूट्रिएंट साइकिल और मिनरल सबको बैलेंस करके रखते हैं, ह्यूमस को बैलेंस करके रखते हैं। द ओरिजिनल रॉक कॉल्ड पेरेंट रॉक, जो ओरिजिनल रॉक जिसके अंदर से सॉइल निकल के आया है उसको पेरेंट रॉक कहा जाता है। एलुवियल सॉइल ऑफ रिवर वैलीज आर वेरी फर्टाइल एंड डीप, जो नदी समुद्र के किनारे जो मिट्टी होती है उसको एलुवियल सॉइल कहा जाता है, वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल होती है और डीप मतलब बहुत गहराई तक वहाँ पे मिट्टी होती है। ठीक है, जैसे हमारे आसपास के एरिया में जहाँ पे क्रॉप किया जाता है उसमें वहाँ पे सॉइल जो है 5 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर ज़्यादा से ज़्यादा 100 सेंटीमीटर तक मिलेगा, लेकिन जो एलुवियल सॉइल होता है वहाँ पे बहुत ज़्यादा डीप तक मिट्टी होती है, क्योंकि समुद्र है, नदी है, कहीं से भी पानी के साथ मिट्टी बहा के लाते हैं और किनारे पे कर देते हैं, इसलिए वहाँ पे बहुत डीप तक हमें सॉइल मिलता है और वहाँ की फर्टिलिटी इसी वजह से हाई होती है। इन इंडिया 36% ऑफ इट्स टोटल इरीगेटेड एरिया हैज़ बिन डैमेज बाय स्टेलिनाइजेशन। इंडिया में जितना भी टोटल एरिया है, टोटल इरीगेटेड एरिया मतलब जहाँ सिंचाई वगैरह या जहाँ की पानी वगैरह अवेलेबिलिटी अच्छी है, जहाँ पे आपका क्रॉपिंग बहुत अच्छा हो सकता है, ऐसी ज़मीन का 36% ऑफ एरिया हमारा डैमेज हुआ पड़ा है स्टेलिनाइजेशन की वजह से। यहाँ की पॉलिसीज़ यहाँ बिल्कुल ठीक नहीं है क्रॉप वगैरह को मेंटेन करने के लिए, तो उसकी वजह से यहाँ की 36% हमारी इरीगेटेड एरिया ख़राब हो रहा है यहाँ की पॉलिसीज़ की वजह से। नेक्स्ट टॉपिक है फैक्टर विच लीड्स टू सॉइल डिग्रेडेशन। वो क्या फैक्टर हैं जिसकी वजह से हमारे सॉइल की या हमारे लैंड की कमी होते जा रही है। सबसे पहले डिफॉरेस्टेशन की वजह से हमारे सॉइल डिग्रेडेशन हो रहा है, सॉइल की कमी हो रही है, क्योंकि जब प्लांट होते हैं ना वो अपने रूट्स के आसपास सॉइल को होल्ड करके रखते हैं और ह्यूमस मेंटेन करके रखते हैं। तो हम डिफॉरेस्टेशन करेंगे, प्लांट कम करेंगे तो हमारे सॉइल भी कम हो जाएगा। ओवर ग्रेजिंग, हद से ज़्यादा अगर हम कहीं पे चरवाहे अपने एनिमल्स वगैरह रखेंगे जो कि बस चढ़ते जा रहे हैं, हम ये नहीं देख रहे कि सॉइल के मतलब मान लो सही है आप कितना भी पाल सकते हो भैंस बकरी, लेकिन अगर वो ग्रेजिंग कर रहे हैं तो उस हिसाब से आपको वहाँ पे इरिगेशन यानी पानी सिंचाई वगैरह फर्टिलाइज़र ह्यूमस इन सब चीज़ को मेंटेन रखना पड़ेगा ताकि वहाँ की फर्टिलिटी ठीक रहे। तो ओवर ग्रेजिंग से हमारे सॉइल की कमी हो रही है। ओवर यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र एंड पेस्टिसाइड्स, बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड्स के यूज़ करने की वजह से सॉइल डिग्रेडेशन हो रहा है। रेन वॉश, जब बारिश होती है तो उसका जो पानी बह के जाता है, अगर हमने उसको हार्वेस्ट नहीं किया तो वो अपने साथ साथ मिट्टी को भी बहा के ले जाता है। लैंडस्लाइड एंड फ्लड्स, ज़मीन का फटना, ज़मीन का खिसकना या बाढ़ का आना, इसके वजह से भी सॉइल डिग्रेडेशन हो जाता है। अब नेक्स्ट टॉपिक है आपका डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल एंड कंजर्वेशन मेजर्स। सॉइल का डिग्रेडेशन, सॉइल का कम होना और कंजर्वेशन मेजर और कैसे हम इसको बचाएं ताकि हमारा सॉइल कम ना हो, इसके बारे में बताया गया है। फर्स्ट पॉइंट है द मेजर थ्रेट्स टू सॉइल और एरोजन एंड डिप्लीशन। सबसे बड़ा थ्रेट, सबसे बड़ी वजह है सॉइल डिग्रेडेशन की कि सॉइल का एरोजन होना और डिप्लीशन होना, सॉइल ख़राब होना और उसका डिप्लीशन मतलब पतला होते जाना और एक टाइम पे ख़त्म हो जाना, सॉइल का कम होना। ह्यूमन बींग्स एंड नेचुरल फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल। इंसान भी है और नेचुरल कुदरती तौर पे भी सॉइल का डिग्रेडेशन होता है। हम भी हैं एक वजह, हम भी एक फैक्टर हैं जिसकी वजह से सॉइल एरोजन हो रहा है और नेचुरल भी होता है। फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट है डिफॉरेस्टेशन, ओवर ग्रेजिंग, ओवर यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स, रेन वाटर, लैंडस्लाइड्स एंड फ्लड आर द फैक्टर्स विच लीड्स टू सॉइल डिग्रेडेशन। ये सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से सॉइल का डिग्रेडेशन हो रहा है, सॉइल कम होता जा रहा है। सॉइल कंजर्वेशन मीन्स टू प्रोटेक्शन, एफिशिएंट यूज़ ऑफ सॉइल एंड प्रिजर्वेशन ऑफ सॉइल रिसोर्सेज। कह रहा है कि सॉइल कंजर्वेशन का मतलब है कि हम सॉइल का प्रोटेक्शन करें, सॉइल को बचाएं, ख़राब ना होने दें, सॉइल एरोजन ना होने दें और एफिशिएंटली उसको सही तरीके से इस्तेमाल करें और प्रिजर्वेशन मतलब उसको बचाने की कोशिश करें ताकि आने वाले वक्त में उस सॉइल का हम यूज़ कर सकें। अब देखिए सॉइल प्रिजर्व करने के कुछ मेथड दिए गए हैं। सबसे पहले मल्चिंग दिया है। मल्चिंग इज़ अ मेथड इन विच द बेयर ग्राउंड बिटवीन प्लांट्स इज़ कवर्ड with a layer of organic matter like straw. It help to retain the soil moisture. ठीक है, जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स के बीच में मान लीजिए बहुत ज़्यादा गैप है, ज़मीन खाली पड़ा है, तो हम क्या करेंगे उस ज़मीन के ऊपर ये स्ट्रॉ बिछा देंगे
ठीक। इससे क्या होगा कि ज़मीन के ऊपर जो है ज़मीन के अंदर जो है ना मॉइस्चर मेंटेन रहेगा, ताकि वो ज़मीन के अंदर जब मॉइस्चर रहेगा तो उसके अंदर एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहेंगे जो कि सॉइल की फर्टिलिटी को मेंटेन रखेंगे। इन विच स्टोन, ग्रास, सॉइल आर यूज्ड टू बिल्ड बैरियर्स अलोंग कंटूर्स। कंटूर बैरियर्स में क्या किया जाता है, हम मिट्टी और कुछ स्टोन्स और कुछ सॉइल की हेल्प से दो मतलब हमारी खेती मतलब ये जो है ना ज़्यादा स्लोप लैंड के ऊपर होता है, जैसे पहाड़ी इलाके होते हैं ना स्लोप टाइप में, ऐसे लैंड पे ये किया जाता है। कंटूर मीन्स छोटे छोटे हिस्से बांट दिए जाते हैं ज़मीन के, जहाँ पे इरिगेशन किया जाता है, खेती करी जाती है, क्रॉपिंग करी जाती है, और उनके बीच में कुछ गैप दे दिया जाता है। ठीक है, उस गैप को हम ट्रेंचेस बोलते हैं, उसके अंदर वाटर होता है। अब इससे क्या फ़ायदा है, देखिए जब ऊपर से मान लीजिए कभी बारिश हुई या कुछ भी हुआ, पहाड़ी इलाका है, ढलान है, तो जब पानी बह के जाता है ना तो अपने साथ सारी मिट्टी को ले जाता था। तो ये जो हम कंटूर बैरियर्स बीच बीच में जो हम गैप बनाएंगे, ट्रेंचेस जो होगा, जब ऊपर की मिट्टी अगर बह भी गई तो नीचे क्या करते हैं, स्टोन्स लगा देते हैं, उस स्टोन्स पे आके वो मिट्टी अटक जाती है, फिर वो उस मिट्टी को रिस्टोर करके फिर उसको सॉइल के ऊपर बिछा दिया जाता है। तो इस तरीके से हम सॉइल को प्रिजर्व कर सकते हैं कंटूर बैरियर के थ्रू। अब देखिए नेक्स्ट है आपका इन टेरेस फार्मिंग। टेरेस मतलब होता है जब बालकनी वगैरह होती है ना, इस चीज़ को टेरेस कहा जाता है, टेरेस फार्मिंग। Broad flat steps or terrace are made on the steep slopes so that flat surface are available to grow crops. It reduces the surface runoff and soil erosion. अब देखो जो स्टीप स्लोप, फिर पहाड़ी इलाके, ये भी पहाड़ी इलाकों पे ही किया जाता है। स्टीप स्लोप जो बहुत खड़े वाले पहाड़ होते हैं ना, उनका स्लोप बहुत अच्छा नहीं होता जिस पे हम क्रॉपिंग कर सकें, बहुत स्टीप होता है, बहुत उठा हुआ पहाड़ होता है। तो इसमें क्या किया जाता है कि बहुत चौड़े चौड़े हिस्से को जो है ना काट के फ्लैट बना दिया जाता है, एकदम प्लेन बना दिया जाता है स्टेप सीढ़ियों की तरह, और उस पर खेती करी जाती है। इससे क्या होता है कि रन ऑफ कम हो जाता है, पानी का बहाव थोड़ा कम हो जाता है, और रेन वॉश अगर या कोई बारिश हुई है या कुछ हुआ पानी बहा तो उससे मिट्टी ज़्यादा बहती नहीं है, क्योंकि स्टेप बन गए हैं, उस एक से अगर उतरेगा तो दूसरे पे बिछ जाएगा वो। ठीक है, नेक्स्ट है आपका इन इंटरक्रॉपिंग वही होता है कि एक मतलब 2-3 तरह की खेती एक ही खेत में कर दी जाए, अलग अलग वेजिटेबल्स की। तो डिफरेंट क्रॉप्स आर ग्रोन इन अल्टरनेट रोज, अलग अलग रोज में, अलग अलग लाइन में अलग अलग क्रॉप का उगाना, एंड आर सोन एट डिफरेंट टाइम्स। और इनके बोने का मतलब उसमें ज़मीन के अंदर इनके बोने का टाइम भी हम अलग रखते हैं, टू प्रोटेक्ट द सॉइल फ्रॉम द रेन वॉश। इससे क्या होता है कि जब बारिश आती है ना तो बारिश अपने साथ जो मिट्टी बहा के ले जाती थी उससे प्रोटेक्शन होता है, क्योंकि अब तो सारी मिट्टी पे क्रॉपिंग है, तो क्रॉप क्या उसकी जो जड़ें हैं वो मिट्टी को सॉइल को पकड़ के रखेंगी, जिसकी वजह से पानी जो आएगा, पानी का बहाव में हमारी मिट्टी बह के नहीं जाएगी, सॉइल बह के नहीं जाएगी, सॉइल का प्रोटेक्शन हो जाएगा इंटरक्रॉपिंग के ज़रिए। इससे क्या होता है हम सॉइल का 100% यूज़ भी कर लेते हैं और सॉइल भी हमारी बच जाती है। अब आपका ये कंटूर प्लफिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ प्लफिंग पैरेलल टू द कंटूर्स ऑफ अ हिल स्लोप्स टू फॉर्म अ नेचुरल बैरियर टू स्टॉप वाटर फ्रॉम फ्लोइंग डाउन द स्लोप। से भी ये कंटूर बैरियर की तरह ही होता है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। ये भी स्लोपी एरिया में बनाया जाता है। ठीक है, कंटूर बीच बीच में आपके गड्ढे गड्ढे बना दिए जाते हैं ताकि ऊपर से जो पानी बह कर आया है पानी का फ्लो कम कर दे, पानी को ज़्यादा बहने ना दे, पानी के साथ मिट्टी को ना जाने दे। तो हम कंटूर प्लफिंग का इस्तेमाल करते हैं इसमें। नेक्स्ट पॉइंट है आपका शेल्टर बेल्ट्स इन एरिड रीजन आर द रोज ऑफ ट्रीज प्लांटेड टू चेक द विंड्स मूवमेंट टू प्रोटेक्ट द सॉइल कवर। अब हम क्या करते हैं अपने खेत के जो है ना चारों तरफ ट्री लगा देते हैं। अब ट्री से क्या, जब हवा चलेगी तो हमें वो एयर की डायरेक्शन पता चलेगी, और उसके ज़रिए हम क्या करेंगे अपने सॉइल को जैसे हमें प्रोटेक्ट करना है हम कर सकेंगे। जब हमें एयर की डायरेक्शन पता होगी तो उस हिसाब से हम तैयारी भी कर लेंगे वहाँ पे। जैसे कि यहाँ देख रहे हो इस वाले इमेज में चारों तरफ कैसे कवर किया गया झाड़ियों से, तो इससे क्या करते हैं एयर की डायरेक्शन पता करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है लास्ट पॉइंट आपका रॉक डैम इज़ प्रोटेक्टेड सॉइल कवर। अब हम क्या करते हैं अपनी मिट्टी के चारों तरफ जो है ना बड़े बड़े पत्थर के एकदम बहुत सारा, जैसे दीवार टाइप की नहीं होती, दीवार टाइप का चुन देते हैं और एक साथ लगा दें ताकि मिट्टी जो है हवा से, पानी से या किसी और वजह से वहाँ से कट के टूट के उस सरफेस से अलग ना हो जाए। ठीक है, तो हम बड़े बड़े पत्थर वहाँ पे एडजस्ट कर देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट्स है आपके मिक्स्ड फार्मिंग एंड क्रॉप रोटेशन आर आल्सो सम ऑफ द मेथड्स टू इम्प्रूव द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। जैसा कि आप पहले ही पढ़ चुके हैं, मिक्स्ड फार्मिंग और क्रॉप रोटेशन से हम जो है अपनी सॉइल की फर्टिलिटी मेंटेन कर सकते हैं।
नेक्स्ट पॉइंट है एक्सेसिव यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर्स इज़ आल्सो अ कॉज ऑफ सॉइल डिग्रेडेशन एंड लीड्स टू लॉस ऑफ फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। ज़्यादा फर्टिलाइज़र्स के यूज़ करने से भी सॉइल डिग्रेडेशन होता है और सॉइल की फर्टिलिटी ख़त्म हो जाती है।